दोस्तों, बहुत से बच्चे ना प्री अटेम्प्ट करने जाएंगे, उनको यही नहीं पता होगा अंत तक कि किस तरह के ना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी कैसे पूछता है। वो प्री की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, बस जाएंगे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को एक नया चैलेंज के जैसे देखेंगे और कौन सा रिलेटिवली ईजियर होना चाहिए, रिलेटिवली डिफिकल्ट, कौन से ईजी वाले मिस नहीं करने, है ना। तो ये कुछ प्लान लेके नहीं जाएंगे तो प्रीलिम्स ऑलरेडी में तो बहुत मुश्किल है यार, और मुश्किल नजर आता है। लगता है कि अरे भाई ये कैसे क्रैक होगा, कैसे कर लेते हैं लोग। थोड़ा सा जो इसलिए दिमाग लगा के जाओगे, थोड़ा सा पहले एनालिसिस करके जाओगे। मैं आपको हेल्प करता हूँ यहाँ पे बेसिक सी चीज़ कि 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपको 2024 और 2025 के पेपर में दिखाता हूँ। ये कौन सी टाइप्स होती हैं। 25 में एक नई टाइप इंट्रोड्यूस हुई थी, 3 स्टेटमेंट्स विद रिलेशन वाली, है ना। 10 सवाल इसके नजर आए थे हमें, बहुत ही मुश्किल। मेरे मानने में जो टाइप 1 जो क्वेश्चन दिखते हैं हमें, रिलेटिवली दे आर ईजियर, देन थोड़ा सा मुश्किल 2 में, 3 में और मुश्किल, 4 में और मुश्किल, 5 में और मुश्किल, 6 मेरे मानने में सबसे मुश्किल होते हैं। तो ये कौन से 6 तरह के क्वेश्चन हैं आपको दिखा देता हूँ, और 2024 में कैसे पूछे गए थे, 25 में कैसे दिखा, और 25 में नए तरह के सवाल आ गए तो क्या माइंडसेट होना चाहिए, कैसे मैं घबराऊँ ना घबराऊँ, है ना। तो इन चीज़ों को दिमाग में रख के मैं आपको यहाँ पे बस एक ही चाहता हूँ, बेसिक सा सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाना। जैसे जैसे हम प्री के नज़दीक जा रहे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए एग्जाम की, कि किस तरह के सवाल होते हैं, कौन से सवाल रिलेटिवली ईजियर है, इनको मिस नहीं करना, इनमें नंबर निकालने हैं। यस, जो ईजियर वाले जो लुकिंग क्वेश्चन होते हैं उसमें कई बार यूपीएससी बहुत मुश्किल सवाल पूछ लेता है, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा आइडिया होगा ना, अगर कि ओके ओके ये वाले सवालों में क्या क्या मिलता है, इसमें क्या क्या दिखता है, तो अकॉर्डिंगली माइंड सेट बोलते हैं इसको, माइंड सेट मेरा होगा ना, अगर प्री निकालना रिलेटिवली थोड़ा सा अलाइंड हो जाता है, ईजियर हो जाता है ना। ईजी पेपर नहीं है प्री, बहुत ही नॉलेज का पेपर है। लेकिन अब मैं 2 पैरामीटर आपको चाहता हूँ बताना कि कैसे, क्यों मैं टाइप 1 को आसान मानता हूँ 2 से, एंड 2 को आसान 3 से, और 4 मतलब क्यों मुश्किल है, 5 और 6 और मुश्किल क्यों है। 2 चीज़ें होती हैं। एक कि मेरे पास जो ज्ञान है, अगर मेरे पास नॉलेज है तो वो अप्लाई कितनी हो पा रही है, डायरेक्ट नॉलेज की एप्लीकेशन। दूसरा, मेरे मानने में जो चीज़ बहुत ज़्यादा काम करती है वो है एलिमिनेशन। जितना एलिमिनेशन कम काम करेगी, जितना डायरेक्ट नॉलेज की एप्लीकेशन कम यूजफुल है, उतना क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए टाइप 6 में एलिमिनेशन काम बहुत कम करती है। जो आपको दिखता है सोशल मीडिया वगैरह पर लोग दिखते हैं यूपीएससी ने एलिमिनेशन को उड़ा दिया, खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है, है ना। बाकी जगहों पे लगती हुई दिखेगी आपको एलिमिनेशन, लेकिन कंप्लीटली एलिमिनेशन नहीं हटा पाया यूपीएससी। लेकिन यस, इस तरह के सवाल जितने बढ़ते जाएंगे उतना एलिमिनेशन को यूज करना मुश्किल हो जाएगा, पेपर और मुश्किल नजर आएगा, डायरेक्ट नॉलेज की एप्लीकेशन और मुश्किल हो जाती है। तो मैं आपको इसीलिए चाहता हूं बताना, इसी जो एक सिंपल से अपने इस प्रेजेंटेशन के थ्रू कि क्या क्या चीजें पेपर में होती हैं, अकॉर्डिंगली अपना माइंड सेट डेवलप करें। देखो, जो टाइप 1 है ये सिंगल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं। सिंगल स्टेटमेंट में आपको जैसे पूछा हुआ है लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सी हैं, डायरेक्ट नॉलेज है तो अप्लाई कर दो, नहीं पता तो छोड़ना पड़ेगा ना। इसीलिए डायरेक्ट नॉलेज हमें ग्रेजुअली बढ़ानी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। तो लेकिन यहाँ पे और कोई चैलेंज नहीं है एक्सेप्ट डायरेक्ट नॉलेज का होना, है ना। तो लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन प्रोग्रेसिवली डिफिकल्ट टाइप्स के बनते जाते हैं, डायरेक्ट नॉलेज होने के बावजूद भी अप्लाई नहीं हो पाती। बस यही मैं आपको चाहता हूं बताना। डायरेक्ट नॉलेज एक्वायर के बिना तो पेपर पार होगा ही नहीं, है ना। वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू वर्क सिंसियरली, वेरी वेरी हार्ड, वी हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद बुक्स, है ना। बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, लेक्चर्स लगाते हैं लोग, टेस्ट लगाते हैं लोग, तभी, है ना। तो जो 70 80 90 नंबर जो आ रहे हैं प्री क्रैक करने के, तो इसी तरह से अकॉर्डिंगली हम नंबर अर्न करते हैं अपने मेहनत कर करके। ओके, तो ये है जो टाइप 1 सिंगल स्टेटमेंट टाइप, जिसमें हम डायरेक्ट नॉलेज को अप्लाई करते हैं और कोई टेंशन नहीं है, आता है तो आता, नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं, खत्म, है ना, निकल गया, अगला सवाल पे चलते हैं। ओके, 2 से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे डिजिटल रुपी पे सवाल पूछा कि ओके ये कौन सी साइड पे हमारा, ये सोवरेन करेंसी है आरबीआई की, और लाइबिलिटी साइड पर नजर आता है इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन, फ्रीली कन्वर्टेबल। आपस में ना कोई रिलेशन नहीं है इन स्टेटमेंट्स का, ये स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स हैं। अकॉर्डिंगली यहाँ पर जितना आपको जानते रहोगे, डायरेक्ट नॉलेज भी होगी और एलिमिनेशन भी काम करेगी। जैसे मुझे लगता है, मान लो कि स्टेटमेंट 3 तो होनी ही नहीं चाहिए, मान लो, तो स्टेटमेंट 3 जहां जहां पे यहाँ पर है ये ऑप्शन नहीं हो सकता, मान लो, है ना, ऐसे लगता है। तो इसलिए एलिमिनेशन स्टार्ट्स वर्किंग यहाँ पर कि ये तो स्टेटमेंट होनी ही नहीं चाहिए, ये तो पक्का होनी चाहिए। ओके, मान लो आपको लगता है कि ये तो पक्का होनी चाहिए, जहां जहां 2 है, यहाँ 2 है ना। अकॉर्डिंगली थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस। ओके, मुझे लगता है कि सोवरेन करेंसी है हमारे हिसाब से 1 भी होना चाहिए, यहाँ पर भी 1 है ना, और यहाँ पर भी 1 है, अरे और कोई 1 और 2 मान लो, है ना। इफ दिस इज हाउ इट वर्क्स, तो इसीलिए कंप्लीट नॉलेज नहीं होने के बावजूद भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। बस मैं आपको ही चाहता हूँ बताना। हाँ, 100% कोई श्योरिटी कभी किसी चीज़ की नहीं होती कि ये हमेशा काम करेगा नहीं करेगा, बट यूजुअली अनरिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स बढ़िया काम करती हैं और रिलेटिवली ऑन द ईजियर साइड होता है ये। अब
यहाँ पे नेक्स्ट टाइप है, दो स्टेटमेंट्स हैं विदाउट रिलेशन। ये मुश्किल क्यों है ना? आप कह रहे हैं सर 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट आसान क्यों है? जितनी ज्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं उतना एलिमिनेशन ज्यादा काम करती है। अब यहाँ पर जब 2 स्टेटमेंट्स हो जाती हैं, या तो दोनों सही या दोनों गलत, एक सही एक गलत, है ना, 50-50 के चांसेस होने के बावजूद भी हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं यहाँ पर। कैसे कि CSR के जो रूल्स है समथिंग समथिंग, है ना, एंड दे डू नॉट स्पेसिफाई समथिंग समथिंग। अब मुझे पता है, मान लो कि 1 तो होना ही नहीं चाहिए, मान लो 1 नहीं होना चाहिए सर, 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, तो अब ये 2 है या नाइदर है ना, 2 है भी कि नहीं है? तो इसीलिए 50-50 होने के बावजूद भी आपको टेंशन रहती है एलिमिनेशन, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो कम होती हैं। तो एलिमिनेशन सिर्फ अगर एक आधा आप एलिमिनेट कर भी पाते हो तब भी आप आधा ही आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, जबकि मोर स्टेटमेंट्स में प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व होने के चांसेस होते हैं, है ना, ऐसा देखा जाता है यूपीएससी में। मोर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दे आर स्लाइटली इजियर। एंड कौन सा मैं बोल रहा हूँ? टाइप 2 में मोर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स विदाउट रिलेशन। अगर मोर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स विद रिलेशन हो जाएगा, बहुत मुश्किल सवाल बनता है, बहुत मुश्किल, कि आपस में उनका कनेक्शन भी है, ढूंढो क्या कनेक्शन है। तो बस यही चाहता हूं बताना, 2 स्टेटमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है, और लास्ट टाइम ऐसे 12 सवाल थे। ओके, देन 2 स्टेटमेंट्स विद रिलेशन और मुश्किल हो गया। अब एटमॉस्फेयर की हीटिंग की बात हो रही है ना, एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। कौन सा आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, कैसे कौन सी एक्सप्लेन भी करती है, एक्सप्लेन नहीं करती है ना, एंड सो ऑन सो फोर्थ। मुश्किल होता जा रहा है कि पहले तो उनकी ट्रू और फॉल्स बताओ, देन एक्सप्लेनेशन भी जुड़ती है नहीं जुड़ती है। तार जितने ज्यादा जुड़ते जाएंगे एक क्वेश्चन में, उतना क्वेश्चन मुश्किल होता जाएगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि यूपीएससी इंक्रीजिंगली व्हाट से मूव होके वाई की तरफ बढ़ता जा रहा है। वाई थिंग्स हैपन, है ना, यहां पर ज्यादा क्यों होता है कि वेस्टर्न साइड में डेजर्ट ज्यादा क्यों होते हैं? कहां डेजर्ट होते हैं सर? वेस्टर्न साइड में। क्यों होते हैं? अब वो क्यों पे चला जाएगा ज्यादा, है ना, क्योंकि क्यों एक लेयर और नीचे है, क्यों मुश्किल है, क्यों में ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ओके, देन जो टाइप 5 है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स, है ना, जो कितनी इसमें से अबव में से ट्रू है। आप इसमें एलिमिनेट कर भी दो, आपको तब भी श्योरिटी नहीं होती। मान लीजिए जैसे यहां पर है कि ओके, धुआंधार जो हमारे फॉल्स हैं, हुंदरू, है ना, कहां पर है, रीजन भी जोड़ना है, रिवर भी जुड़नी चाहिए, और जेरसोपा कहां पर है। अब कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड है? आपने मान लो कि आपने जान लिया, लेट्स से कि ये सही नहीं है, मान लो आपको लगता है सही नहीं है, क्या आप श्योर हो कि अभी भी आप बता नहीं सकते नीचे कि सिर्फ सर कि बाकी जो 2 बची हैं वो दोनों सही हैं, या उसमें से एक सही है, या कोई भी सही नहीं है ना? इसमें एलिमिनेशन बहुत कम काम करती है। आपने एलिमिनेट कर भी दिया तब भी बहुत हेल्प नहीं होती, आपके जो ऑप्शंस हैं 50-50 से भी ज्यादा रहती हैं, तो इसीलिए ये मुश्किल हो जाता है। ये 2024 में 17 सवाल थे, तो 5 टाइप थी, एंड 2025 में एक और टाइप जुड़ जाती है, वो है 3 स्टेटमेंट्स वाली। तो एक बार देखते हैं 2025 के प्रीलिम्स में, है ना, कैसे दिखता है ये। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन थोड़े से घट गए, 15 रह गए, है ना, और कि विचित्र चित्त और गुणभारा, ये जो टाइटल्स किसको दिए गए थे, आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पढ़ते हैं चीज़ें, और एनसीईआरटीज में गिवन है, क्लासेस में पढ़ाया जाता है, बार बार पढ़ते हो, टेस्ट में आता है, तो ये बच्चों को आता होता है यूजुअली। ओके, देन मोर देन 2 स्टेटमेंट्स बिना रिलेशन, है ना, रिलेशन होगा तो मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो कि आरबीआई के सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी, पेंशन फंड मैनेजमेंट, है ना, आपने जो बताना है कि सोर्स ऑफ इनकम कौन सी है। एलिमिनेशन कैन वर्क, है ना, आपने एक आधा को एलिमिनेट कर दिया कि एक आधा तो नहीं हो सकता, ये होना चाहिए, जो होना चाहिए और कौन सा नहीं हो सकता, आपको फिर भी थोड़ी सी ज्यादा हेल्प हो जाती है। अब यहां पर अगर हम देखें 2 स्टेटमेंट्स, है ना, विदाउट रिलेशन, थोड़ा रिलेटिवली मुश्किल, क्योंकि अगर आपने 2 में से एक हटा दिया तब भी बहुत आपको हेल्प नहीं होती, क्योंकि अभी भी आधी बैटल इज येट टू बी वन, है ना। तो यहाँ पे आरबीआई मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनीज ओनली टू सबमिट अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट इन इंडिया। अ BRSR मेक्स डिस्क्लोजर, है ना, इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, है ना। मान लो कि आपको है ये मैंडेटरी नहीं है सर, अभी भी आपकी प्रॉब्लम, अभी सिर्फ आपने 1 को एलिमिनेट किया तो आपके सिर्फ ये वाले ऑप्शंस गई हैं, अभी भी आपकी आधी ऑप्शंस बाकी हैं जिसमें गलती होने के चांस ज्यादा हैं। तो इसीलिए ना जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती रहती है, पॉजिटिव मिले ना मिले मुझे, नेगेटिव की पॉसिबिलिटी बढ़ती रहती है। अब टाइप 4 2 स्टेटमेंट्स, है ना, विद रिलेशन, कि आपको जो इनमें आपस में एक्सप्लेनेशन भी बतानी है, कि राइट रॉन्ग तो बतानी है, एक्सप्लेनेशन बतानी है। 8 सवाल थे,
एंड यहाँ पर अगर हम देखें मुश्किल हो जाता है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स, अब इसमें एलिमिनेशन बहुत काम करती है, 26 सवाल थे, पेपर मुश्किल हो जाता है, 26 क्वेश्चंस, पेपर बिकम्स रियली डिफिकल्ट। अब है ना कि इसमें से आपने बताए जो नॉन कोऑपरेशन जो हमारे प्रोग्राम को लेकर एंड कौन सी स्टेटमेंट सही है, इसमें आपने एक दो एलिमिनेट कर भी दी, तब भी आपको लगता है कि अरे कि सर क्या पता बाकी दो सही हैं कि नहीं, है ना, सही है कि नहीं, दो सही है, एक सही है, जीरो सही है ना। तो इसीलिए आपका जो चिंता यहाँ पर बहुत खत्म नहीं हो पाती। अब नई तरह की एक जो सवाल को इंट्रोड्यूस किया यूपीएससी ने पहली बार 2025 में, 3 स्टेटमेंट्स टाइप, है ना, पहली बार देखा 10 क्वेश्चन थे ये वाले कि जो 28 जो यूएन को जो सीओपी था उसमें डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, है ना, एंड की पर्टिकुलरली इंडिया ने साइन नहीं किया, ये पूछा आपसे। देन उसके बाद पूछा हेल्थ एज अ बाइंडिंग, जो हेल्थ का जो डिक्लेरेशन है ये बाइंडिंग है और आपको हेल्थ को डीकार्बनाइज करना पड़ेगा, इसलिए हमने साइन नहीं किया। और अगर भारत डीकार्बनाइज करने की तरफ जाएगा, भारत की जो हेल्थ केयर की रेजिलियंस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। एक दूसरा तीसरा तीन का ये मैंने नहीं किया क्योंकि ये था, और ये इसलिए नहीं किया क्योंकि ये था, 3 रीजनिंग, है ना, राइट रॉन्ग अपार्ट, आपको 3 लेवल्स ऑफ जो यहाँ पे लेयर्स में उतरना है, इसलिए सवाल और मुश्किल हो जाता है। आपको एक एक चीज ढंग से, ये एक वाई हमसे नहीं समझता, यहाँ पे उन्होंने 2 वाई पूछने शुरू कर दिए, तो सवाल मुश्किल हो जाते हैं। वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट, यू रियली नीड टू नो द न्यूज़ इन डिटेल, करंट अफेयर्स ढंग से किया होना चाहिए, कहानी थोड़ी सी पता हो तो ही जो होता है कवर। बच्चों को लगता है नहीं और एक्स्ट्रा कवर कर लूँ, और एक्स्ट्रा कवर करूँ, तो एक्सपैंड करते रहते हैं, डेप्थ में नहीं उतर पाते, है ना। टेंशन तो है ही, ये सभी के साथ ही है। तो इसी कारण से यूपीएससी का प्री मुश्किल एग्जाम हो जाता है। 5 to 6 लाख स्टूडेंट्स विल अपीयर, लेकिन क्यों 12,000 ही क्रैक करेंगे, है ना। 12,000 तो क्योंकि यूपीएससी ने बोला है, लेकिन 12,000 भी जब क्रैक करेंगे, ऐसा नहीं है कि 150 नंबर पे कट ऑफ जा रही है, 160 कट ऑफ जा रही है, नो, कट ऑफ कितनी है, 80-85, है ना। कट ऑफ भी तो कितनी कम है, 200 में से, क्योंकि पेपर मुश्किल है। तो इसीलिए मैं आपको बचाता हूँ कि माइंड सेट रखना, है ना। जो सिंगल आंसर वाले 27 से घट के 15 रह गए थे, और मोर देन 2 31 से 30, 12 से 11, 13 से 8 रह गए 2 स्टेटमेंट्स। ये देखो मुश्किल वाले बढ़ गए, नई टाइप इंट्रोड्यूस हो गई, तो इस कारण से पेपर मुश्किल नजर आना शुरू हो जाता है। आपके प्रिपरेशन का लेवल भी अकॉर्डिंगली बढ़ना ही चाहिए। तो यहाँ पे थिंग्स टू रिमेंबर है, जो इसको पूरी कहानी का सार क्या है कि डिफिकल्टी लेवल हमें दिमाग में होनी चाहिए, उसमें आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहती है कि कौन से सवाल मुझे मिस नहीं करने। डायरेक्ट एप्लीकेशन हो रही है, किसमें चांस लूँ, किसमें एलिमिनेशन लगाऊं, किसमें एलिमिनेशन लगानी बहुत मुश्किल है, नेगेटिव के चांस बढ़ रहे हैं कि मैं तुक्का मारूं कि ना मारूं, है ना। और डेप्थ और क्लैरिटी की तरफ जाना पड़ेगा। क्लियर इंडिकेटर है, क्लियर इंडिकेटर डेप्थ और क्लैरिटी के बिना नहीं होती पेपर क्रैक। एंड फैक्चुअल रिटेंशन बहुत हेल्प नहीं कर रही, क्योंकि कर रही है ना, बक्का बहुत जगह कर रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर रही, थोड़ी सी कर रही है, ज़्यादा नहीं कर रही। इसलिए हमें चीज़ों की तह में उतरना है। और स्टैटिक को आपने करंट को, है ना, जो करंट को स्टैटिक से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। करंट को स्टैटिक से जोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, हमेशा से था, अभी अनपैरेलल्ड ज़रूरी है। तो इसीलिए जो इन चीज़ों की मास्टरी हो सकती है यार, प्रैक्टिस करने से होता है। अब जो बच्चे क्रैक कर रहे हैं वो तो है नहीं, मार्स से उतर रहे हैं, जुपिटर से कहीं से आ रहे हैं, है ना, इस पृथ्वी के है ही नहीं जी, है ना, क्या करोगे आप। अरे भाई इसी पृथ्वी के हैं, हम में से ही हैं, आप में से पेपर निकालेंगे, फर्स्ट टाइम जुड़ते हैं स्लीपी के साथ, पेपर पास करते हैं भाई, है ना। तो मास्टरी हो सकती है इसकी, क्योंकि प्रैक्टिस से, हार्ड वर्क से। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि जो नॉलेज जो रिवाइज की जा सकती है वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। नॉलेज एक्विजिशन बहुत ज़्यादा करते हैं बच्चे, पेपर में जाकर लगता है हाँ पढ़ा था, याद नहीं आ रहा क्या था, ये वो रिवाइजेबल नॉलेज, इसको हमने रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स बना रहे हैं, LMRs। बहुत एफर्ट लगता है यार टीचर का, आइडियली बच्चे को बनानी चाहिए ना, लेकिन टीचर बना के दे रहे हैं, पेपर मुश्किल है। टीचर जब पढ़ा रहे हो तो उसको लास्ट मिनट को 40 पेज के लेक्चर को या कंटेंट को 4-4, 3-3 पेज में कंपाइल करने की कोशिश की, मोस्ट एसेंशियल चीजें रिवाइजेबल फॉर्मेट में आ जाएं, ये तो मिस कर ही नहीं सकते। होगा जैसे लास्ट ईयर जो जैसे था, जैसे COP 28 की बात हो रही है, आर्टिकल 6 है जो, है ना, जो हमारे क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट वाला, तो आर्टिकल 6 पे सवाल था, तो अगर मैंने ढंग से पढ़ा होगा, लास्ट मिनट मेरी रिवीजन होगी, पेपर में सवाल सॉल्व होगा। लास्ट पेपर में सवाल पूछा है ना यूपीएससी ने, तो इसीलिए रिवाइजेबल नॉलेज जो है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। हम LMRs लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स हैं, उस पर इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ना देखो, हार्ड वर्क से ना आपको एक माइंडसेट मिलता है, नई नई तरह की डेवलपमेंट होती है, आप बहुत ज्यादा घबराते नहीं हो।
पेपर में बच्चे ना विचलित हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, दे बिकम रियली शेकी, अरे रे क्या हो गया, ये क्या हो गया, मुश्किल लग रहा है, मेरा ही नहीं होगा, उसका पक्का हो जाएगा। कैसे भाई, घबराना नहीं है, आपने मेहनत की है, आप पढ़ लिख कर आए हो, आपने क्लासें लगाई हैं, आपने लेक्चर सुने, आपने शीट सॉल्व की है, आपने पेपर दिए हैं भाई, पेपर को बैठ के थोड़ा सा एनालाइज किया है, होना चाहिए। और इससे ज्यादा क्या करोगे आप, यही करोगे ना, मेहनत करने से नहीं बचना। इसलिए मैं 1000 बार बोल चुका हूं, ये पेपर हार्ड वर्क का पेपर है। हार्ड वर्क से जब तक भागते रहोगे पेपर क्रैक करना मुश्किल है। ये पेपर हार्ड वर्क का पेपर है। लोगों ने, बहुत सी जगहों ने, संस्थाओं ने इसको कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ। इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स, ये पेपर कॉम्प्लेक्स नहीं है। इट इज एक्सट्रीमली हार्ड वर्क ओरिएंटेड। राइट गाइडेंस, राइट अंडरस्टैंडिंग, बच्चा मेहनत करने बैठे, पेपर निकलता है। और बहुत बार क्या होता है, इनिशियल अटेम्प्ट्स में बच्चे मेहनत करने को उनको इतना अंदाजा नहीं होता कितनी मेहनत करनी चाहिए। टीचर्स की ड्यूटी है टू टेल देम कि भाई ये मेहनत वाला पेपर है, नहीं पढ़ के जाओगे पेपर में ब्लैंक ड्रॉ करोगे, पता ही नहीं है क्या लिखूं क्या करूं, है ना। तो इसलिए मेहनत करानी पड़ती है, बताना पड़ता है, क्योंकि वास्ट है, चीजें ज्यादा हैं। एंड लास्ट में ये हम सब कोशिश करते हैं अपने जो प्रीलिम्स के जो क्रैश में, इन सब चीजों को दिमाग में रखकर हार्ड कोर प्री ओरिएंटेड तैयारी करें। इसका नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है श्रद्धा मैम के साथ ज्योग्राफी का। तो जो आखिरी बैच है ये प्रीलिम्स का क्रैश है 2026 का। तो प्रीवियस 3 बैचेस हैं, वो भी आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, वो कवर हो चुके हैं, है ना। आप रैपिडली चाहे तो कवर करना। 4th बैच लेकिन श्रद्धा मैम के साथ शुरू करो ज्योग्राफी। हर रोज 2 घंटे पढ़ने बैठो, 2 आवर्स डेली, सिट डाउन एंड स्टडी। पढ़ाई करने से, मेहनत करने से, डिस्ट्रैक्शंस को पीछे करने से ही चीजें हासिल होंगी यार। सिर्फ और सिर्फ फटाफट से शॉर्ट्स में से कुछ देख लेता हूँ, कुछ रीलों में से निकाल लेता हूँ, कुछ यहाँ वहाँ से टेलीग्राम से नोट्स इकट्ठे कर लेता हूँ, थोड़ा लेक्चर यहाँ सुन लिया वहाँ। सिस्टमैटिक स्टडी करोगे, डेप्थ में उतरोगे, टीचर कुछ टास्क देगा, टास्क कंप्लीट करोगे, बैठ के टेस्ट दोगे, टेस्ट में गलतियाँ होंगी उनको समझोगे, पेपर तभी पार करने की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने इस माइंडसेट से जुड़ना है कि पेपर क्रैक करना है, पक्का पार्ट बनो इस कोर्स का। हाँ, अगर लग रहा है कि नहीं नहीं देखेंगे कभी आगे होगा, कभी ये वो एक्सेट्रा, तब बात अलग है। तो इसीलिए स्लीपी के कामयाबी का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि मेहनती बच्चे साथ जुड़ते हैं। मेहनत जो बच्चा करना चाहता है साथ जुड़ जाता है, पेपर निकालता है। तो बस यही मैं आपको चाहूंगा यहाँ पर फिर से एक बार इनवाइट करना कि इन क्रैश कोर्सेज का पार्ट बन के अलाइन कर लेते हो। बहुत से बच्चे आते हैं फर्स्ट टाइम, सिर्फ आके ये बोलते हैं, अरे इस लेवल पे पढ़ना था, पता ही नहीं था, मेरा अभी तक प्री क्रैक ही नहीं हुआ था, मुझे पता ही नहीं क्यों नहीं क्रैक हुआ। क्या बेसिक से एनालिसिस किए, क्या बेसिक चीजें देखी हैं आपने, लेवल ऑफ नॉलेज अपग्रेड की है। आप एक जिस लेवल ऑफ नॉलेज पे चल रहे हो वो इनफ ही नहीं है ना। आप एलिमिनेशन, ये वो एक्सेट्रा सब स्ट्रैटेजी छोड़ो, बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए चीजों के बारे में, उसके बाद ही तो पेपर निकलेगा यार, है ना। तो इसलिए नॉलेज तो पहले थोड़ा सा एनहांस करें, है ना। तो इसीलिए इन सब चीजों को दिमाग में रख के हम अपने क्रैश में यही कोशिश करते हैं। तो बस मैं आपको यही जो फिर से वंस अगेन कि श्रद्धा मैम के साथ जुड़ना, यहाँ पे जीएस का क्रैश है, CSAT एक्सेट्रा सब आपको यहाँ प्रोवाइड होता है, लेकिन नॉलेज फोकस, नॉलेज ओरिएंटेशन जरूर लेकर आनी है, वहीं से ही प्री निकलेगा। कोई सवाल हो पक्का पूछना, है ना। हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह हैं वहाँ पे पूछ सकते हो जाके। और डिस्काउंट्स कूपन वगैरह चलते रहते हैं, डू अप्लाई। एंड थोड़ा सा जो 4 पैसे बचते हैं, ऑलरेडी हम कोशिश करते हैं कि अफोर्डेबल रही सब चीज़ें, स्टिल बचते हो तो बचाने चाहिए। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। मेहनत करो, मेहनत करने से ही ये एग्जाम क्रैक होगा और कोई तरीका नहीं।